मिडिल एजुकेशन के एक धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो होगा टॉपर सीरीज वर्ष 2024 को लेकर के। स्टूडेंट्स, हिंदी विषय के लगभग 2 वीडियो ऑलरेडी मिडिल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, जिसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को बताया है और बताया ही नहीं बल्कि आसान भाषा में आपको याद भी कराया है कि किस प्रकार से किस प्रश्न के उत्तर को तैयार करना है। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा, मतलब पार्ट नंबर 3 आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसमें आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम फटाफट अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं टॉपर सीरीज के अंतर्गत उन सभी क्वेश्चंस को जो हमारे एग्जाम में 5 तारीख को देखने को मिलेगा। पूरा का पूरा टॉपर सीरीज कर रहा हूं मैं परीक्षा अध्ययन से कवर। अगर आपके पास परीक्षा बोध या फिर प्रश्न बैंक है तो सेम टू सेम क्वेश्चन सारे किताब में दिए गए हैं। सिंपल सा आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना और अपने बुक में फाइंड करके और उन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। तो चलिए फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है हमारा ब्लूप्रिंट, और बोर्ड परीक्षा का पेपर अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट ही डिज़ाइन किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा है 2024 हेतु बोर्ड परीक्षा हेतु मान्य नवीनतम अंक योजना, एंड इसका 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड है, जिसमें से पहले में हम काव्य खंड के बारे में बात किए हैं और दूसरा आपका काव्य बोध है। काव्य बोध के 10 नंबर के सभी क्वेश्चन आंसर को हम देख लिए हैं और अब बारी है हमारे काव्य खंड का ही पार्ट नंबर 2 का। मतलब काव्य खंड में मैं इकाई नंबर 5 तक के सभी क्वेश्चन और आंसर को कवर कर लिया था। अब इकाई नंबर 6 से लेकर के 10 तक के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सबको कवर करने वाले हैं। तो चलिए सीधे हम जंप करते हैं इकाई नंबर 6 के तरफ और यहाँ से लेकर के 10 तक आगे चलेंगे और टोटल 17 नंबर का पूरा कवर कर लेंगे। चलिए एक बार फिर हम इकाई नंबर 5 की तरफ रुख करते हैं और देखते हैं यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस बनेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है गद्य की विधा का परिचय। देखो यहाँ से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे? निबंध क्या है, नाटक क्या है, एकांकी क्या है, उपन्यास क्या है, नाटक और एकांकी में अंतर बताइए, उपन्यास और कहानी में अंतर बताइए। इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से देखने को मिलता है। मतलब केवल और केवल अध्याय नंबर 5 यदि तुम पढ़ोगे तो 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा, बस इससे ऊपर कुछ नहीं आएगा। लेकिन हमें टॉप करना है तो हमें 2 नंबर भी नहीं छोड़ना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न आपसे पूछाएगा कि निबंध की परिभाषा बताइए या फिर निबंध का मतलब क्या होता है। तो बेटा देखो, आप सबको पता है कि निबंध 2 शब्दों से मिलकर के बना होता है। पहला होता है नी और दूसरा होता है बंध। मतलब नी धनबंध मतलब ऐसी रचना या फिर ऐसी कोई लेख जो कि परमार्जित तरीके से या पौढ़ तरीके से रचित होती है या फिर बंधित होती है, इसे निबंध कहती हैं। नहीं आया समझ में? देखो, निबंध का मतलब होता है कि ऐसी रचना या फिर ऐसा कोई कथन जो कि परमार्जित तौर पर बंधी होती है, उसे हम निबंध कहते हैं। बस इतना आपको लिखना है। आप सबको पता है कि निबंध को अंग्रेजी में ऐसे भी कहते हैं और जिसका अर्थ होता है प्रयोग या परीक्षण। बस इतना लिख के आपको कंप्लीट करना है। ओके, 2 नंबर का इतना ही प्रश्न बनेगा कि निबंध क्या होता है, बाकी कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अच्छा देखो, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं इसे भी देख लेना। निबंध किसे कहते हैं, इसके प्रकार क्या होते हैं, तो निबंध किसे कहते हैं ये तो मैं समझा ही दिया हूँ। प्रकार देख लो तो कथात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध और भावात्मक निबंध। मतलब जब किसी व्यक्ति के भाव के बारे में लिखे हो वहाँ पर भावात्मक होगा। जब कोई कथा का वर्णन हो, कथा जैसे तुम सुनते हो ना रामचरितमानस का कथा, ठीक है, और जो घर में कथा होता है, ठीक, उस कथा की बात कर रहा हूँ। वर्णनात्मक मतलब कोई चीज़ का वर्णन करे और विचारात्मक मतलब किसी का विचार व्यक्त करे। ये सभी निबंध के ही प्रकार हैं। तो ध्यान रखना, निबंध के 4 प्रकार होते हैं, बाकी परीक्षा में कभी नहीं आएगा। इस चीज़ को भी मैं क्लियर कर देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, कि एकांकी किसे कहते हैं। बस इतना ही पता होना चाहिए कि एकांकी किसे कहते हैं। तो सिंपल सा, एकांकी एक दृश्य काव्य है, मतलब जिसे देख करके आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं उसे कहते हैं एकांकी। एकांकी में नाम से स्पष्ट है, एकांकी में केवल और केवल एक अंक होता है। ठीक, नाम से स्पष्ट है। एकांकी में एक अंक होता है, मतलब जो किरदार को निभाता है वो केवल एक ही व्यक्ति होता है। जैसे सपोज करो कि यहाँ पर 50 स्टूडेंट्स बैठे हैं और यदि मैं रंगमंच में जाकर के कोई नाटक दिखाऊं, केवल मैं बस दिखाऊं, तो ये एकांकी कहलाएगा, ये नाटक नहीं कहलाएगा। ठीक, अगर नाटक होता तो हमारे पात्रों की संख्या अधिक होती,
इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बस इतना ही एकांकी कहलाता है। और नाम से स्पष्ट है यार, एक अंकी मतलब एक अंक, मतलब जिसमें पात्रों की संख्या केवल एक हो वही तो एकांकी कहलाता है। बस इतना तुम्हारे परीक्षा में देखने को मिलेगा। देखिए, जो क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है और जिस क्वेश्चन को मैं बार बार डिस्कस कर रहा था वो क्वेश्चन अब तुम्हारे सामने आ चुका है। नाटक और एकांकी में 4 अंतर लिखिए। आपको 4 अंतर नहीं, आपको 3 अंतर पढ़ के जाना है, क्योंकि ये प्रश्न केवल और केवल 2 नंबर का पूछेगा। तो एक साइड लिखेंगे नाटक, दूसरे लिखेंगे एकांकी। मैंने आपको पहले ही बोला कि एकांकी में केवल एक व्यक्ति ही कला दिखाता है, तो एकांकी में होता है 1 अंक, लेकिन नाटक में अनेक व्यक्ति होते हैं, मतलब नाटक में होता है अधिक अंक। ठीक अब देखो, एकांकी जो होता है भाई, एक व्यक्ति होता है तो वो किसी घटना का वर्णन करता है ना। जब कोई घटना बताना होता है तो वो कला दिखाकर घटना का वर्णन करता है। तो एकांकी में एक ही कथा या घटना होती है, लेकिन नाटक में गौण कथाएं होती है। गौण मतलब जो हमारे क्षेत्र में प्रचलित है उसी नाटक कहते हैं, और वही अभिनय करके व्यक्ति आपके सामने प्रेजेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट एक तीसरा अंतर देख लेना कि कथानक का विकास की प्रक्रिया धीमी रहती है। मतलब जो आपको नाटक दिखाते हैं वो बहुत धीरे गति से दिखाते हैं, जल्दी नहीं दिखाते, लेकिन एकांकी जो होता है वो स्पीड से दिखाते हैं, द्रुत गति से बढ़ता है, स्पीड से दिखाते हैं। कौन ने कैसा कैसा किया था, जल्दी बता दिए, तो वही आपका एकांकी कहलाएगा। इस प्रकार से 3 अंतर आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपन्यास किसे कहते हैं, ये एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी देख लो, जिसमें जीवन का विशद चित्रण होता है उसे उपन्यास कहते हैं। एग्जाम में नहीं आएगा, क्लियर बता दिया। ठीक, हाँ, अब पता हो क्या होना चाहिए कि प्रेमचंद्र द्वारा लिखे गए उपन्यास का नाम क्या है। या फिर ऐसा प्रश्न पूछेगा 1 नंबर में कि गोदान को किसने लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेमचंद्र ने लिखा है। ये तुम्हारी परीक्षा में देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ से स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। नेक्स्ट आपको देखना है कहानी और उपन्यास में अंतर, जो कि 2023 में पूछा गया है। यहाँ पर देखिए लिखा है कहानी और उपन्यास में अंतर, तो ये रहा बेटा अंतर अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेना कहानी और उपन्यास में। ठीक, चलिए ये भी साइड करते हैं। बाकी यहाँ से ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं है जो तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिले। अब देखो एक चीज़ और पूछेगा कि रेखा चित्र किसे कहते हैं और संस्मरण किसे कहते हैं। तो रेखा चित्र मतलब क्या होता है कि शब्दों की कलात्मक रेखाओं द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के बाह्य और आंतरिक स्वरूपों का शब्द चित्र अंकित हो, उसे कहते हैं रेखा चित्र। लेकिन यहाँ पर संस्मरण क्या होता है कि अनुभव की वस्तु, व्यक्ति और घटना की कलात्मक विवरण अपनी स्मृति के आधार पर प्रस्तुत हो। मतलब रेखा चित्र में चित्र के आधार पर प्रस्तुत हो और संस्मरण में स्मृति के आधार पर प्रस्तुत हो, इसे कहते हैं आपका संस्मरण, है ना। अरे देखिए होगी किताब में जब चित्र के आधार पर कोई चीज़ लिखी जाती है उसे कहते हैं रेखा चित्र, और जब कोई आपके स्मृति के आधार पर, मतलब आपके याद के आधार पर लिखी जाती है उसे कहते हैं संस्मरण। ये दोनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बाकी परीक्षा में कुछ नहीं आएगा। रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर इस बार पूछेगा, देख लेना 100% आएगा। ये मैं दावा ठोक के कहता हूँ, डंके की चोट पे कहता हूँ, इसलिए रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर अच्छे से पढ़ लेना। एक और आपको देखना है जीवनी और आत्मकथा में अंतर। आपको पता है इस चैप्टर से केवल और केवल अंतर ही पूछता और कुछ पूछता नहीं है, केवल अंतर पूछेगा, आप देख लेना। ठीक, तो ये आपको प्रिपेयर करना है। इस प्रकार से ये अध्याय भी पूरा कंप्लीट होता है। बाकी यहाँ से कुछ नहीं आएगा। 1 नंबर के और जितने भी क्वेश्चंस बन पाएंगे ये सब मैं कवर कर दूंगा आपको आपके टेलीग्राम चैनल पर। आगे देख लेते हैं। आपका अध्याय नंबर 6 कहता है गद्यखंड परीक्षा उपयोगी गद्यांश के संदर्भ प्रसंग अर्थ सहित। अब इसमें से कुछ गद्यखंड को मैं टिक करा देता हूँ, जो तुम्हारे एग्जाम में आएगा उसको आप प्रिपेयर कर लेना। पहला देखो अध्याय 7 से मूर्ति वाला प्रश्न पूछेगा। बाकी यहाँ से और कोई क्वेश्चन बन सकता है क्या? नहीं, यहाँ से कोई भी क्वेश्चंस नहीं बनेगा। अध्याय 8 बाल गोविंद से कोई क्वेश्चंस नहीं बनेगा, आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, ये वाला 3रा नंबर अच्छे से पढ़ लेना। बाल गोविंद भगत गाए जा रहे थे, ये तुम्हारे परीक्षा में देखने को मिल सकता है। बाकी यहाँ से स्किप करिए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर एक कहानी यह भी है, मनु भंडारी द्वारा लिखी कविता है, सॉरी कहानी है, तो ये तुम्हारे परीक्षा में आएगा। देखो ये वाला 2रा नंबर पहले पूछा था, लेकिन इस बार 2रा नंबर नहीं आएगा। इस बार कौन सा आएगा ये मैं टिक करा देता हूँ। इस बार आपको ये वाला देखने को मिलेगा, पहला नंबर, ये वाला पहला नंबर अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। मैंने अभी तक आपको 3 टिक कराए, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, 3 के 3 अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। यहाँ से 11 वाले अध्याय से कुछ नहीं पूछेगा, टेंशन मत लो। संस्कृत वाले अध्याय से कुछ नहीं पूछेगा, छोड़ दो। आगे आ गया हमारा अध्याय नंबर 7 गद्य खंड आधारित प्रश्नोत्तरी। और एक चीज़ बता दूं, जिस क्वेश्चंस को टिक कर दो तुम केवल और केवल उसी को पढ़ के जाना,
देख लेना, तुम्हारे एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा एक भी क्वेश्चन। गारंटी के साथ कहता हूँ, डंके की चोट पे कहता हूँ। यार मुझे पिछले 4 साल से लगातार पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। मैंने पिछले 2 साल ऑफलाइन पढ़ाया है और 4 साल ऑनलाइन क्लास लिया है, ठीक। तो टेंशन मत लो, जिस क्वेश्चन को बता दूँ बस उसी कर लेना। पहला नंबर देख लो, सेनानी के ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? इस चीज़ को ध्यान रखना, ये तुम्हारे परीक्षा में आएगा। तो देखो भाई साहब, सिंपल सा, देश प्रेम के भाव से भरे कैप्टन चश्मे वाले के मन में देश पर बलिदान करने के प्रति सम्मान का भाव था। ये था सुभाष चंद्र बोस के प्रति उनमें श्रद्धा थी, इसलिए उन्हें लोग कैप्टन कहते थे। वो फौज में नहीं थे, सेना नहीं थे, लेकिन देश प्रति का सम्मान था, सुभाष चंद्र बोस की श्रद्धा थी, सुभाष चंद्र बोस के प्रति श्रद्धा थी, इसलिए लोग बाग उन्हें कैप्टन कहते थे। ये तुम्हारे परीक्षा में प्रश्न आ रहा है, 200% आ रहा है, इस बात को ध्यान रखना। आगे देखते हैं नेक्स्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देख करके लेखक में कौन सी कमी खटकी? 100% आएगा, ठीक। आगे अब हम क्वेश्चन से टिक कराते हैं, ठीक है, ताकि तुम जल्दी जल्दी उसको अच्छे से रीड कर सको। बाकी यदि समझना होगा कि सर समझा दीजिए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको समझा भी दूंगा आसान भाषा में। अब आ गए अध्याय नंबर 8, बाल गोविंद। बाल गोविंद से आपको प्रश्न क्रमांक 2 अच्छे से प्रिपेयर करना है कि भगत की पुत्रवधि उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। ये तुम्हारे परीक्षा में देखने को मिलेगा। चलिए, बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा, आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखना है आपको 6 नंबर, गांव की सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाती है ना भाई साहब? आषाढ़ आता है तो खेती वेती अच्छी होती है, इसलिए उल्लास से भर जाती है। बाकी एक बार तुम इसे अच्छे से देख लेना। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 10वां नंबर, एक कहानी यह भी है। यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा, ठीक है। अरे भैया, एमपी बोर्ड का पसंदीदा क्वेश्चन हर साल पूछता है कि इस आत्मकथा में लेखक के पिता ने रसोई को भटियार खाना क्यों कहकर संबोधित किया है? त्रैमासिक के पूछा है, अर्धवार्षिक पूछा है, प्री बोर्ड पूछा है और वार्षिक में आएगा, ये श्योर हो चुका है, ठीक। तो इसे भी पढ़ लेना। बाकी यहाँ से क्या कोई क्वेश्चन बन सकता है? जी नहीं, स्किप करिए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका हो गया, हाँ, आपको देखना है प्रश्न क्रमांक 1, इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट देखना है प्रश्न क्रमांक 2, यहाँ से इस बार प्रश्न आएगा, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक। ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बाकी कोई क्वेश्चंस नहीं है जो तुम्हारी परीक्षा में आए, तो आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ से भी ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं है। आगे बढ़ते हैं संस्कृत की तरफ, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। आग की खोज एक बहुत बड़ी चीज़ क्यों मानी जाती है? इसके पीछे परिणाम का मुख्य स्रोत नहीं आएगा, ठीक। ये पूछा देखो, वास्तविक अर्थ वाला, ठीक। और ये किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुधार का आविष्कार हुआ होगा, ठीक। ये दोनों चीज़ आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं रहा, स्किप कीजिए। 1 नंबर के सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा जाएंगे टेलीग्राम पर। अब देखते हैं लेखक परिचय में से कौन कौन सा देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको रेडी करना है स्वयं प्रकाश जी के बारे में, ये तुम्हारे परीक्षा में आएगा, ठीक। आगे देखना है राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में, ये तुम्हारे परीक्षा में आएगा। मैंने अभी तक 2 टिक कराया है, ठीक। आपको 4 टिक कराऊंगा बस, ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट आपको यहाँ से मनु भंडारी जी का पढ़ना है। अरे भाई साहब, मनु भंडारी तो पढ़ ही लेना, छोड़ के मत जाना। मनु भंडारी आपके परीक्षा में आ रहा है, बाकी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से एक और आपको प्रिपेयर करना है, मात्र एक और प्रिपेयर करना है, वो है यशपाल जी। बस 4 मैंने बोला था, 4 मैंने टिक करा दिया, गॉट इट। इस प्रकार से ये भी पूरा कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, इकाई नंबर 9, इसमें लिखा है पूरक पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 2। यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, जैसे आपका हो गया ये प्रश्न क्रमांक 2 और 3, इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। एक 2022 से पूछा है, एक 2023 से पूछा है और 2024 में उन्हीं 2 में से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक। बाकी हाँ, नेक्स्ट देखना है बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, इसे देख लेना, ये तुम्हारे परीक्षा में पूछेगा। बस इतने क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अध्याय से और कौन से क्वेश्चंस बन रहे हैं। यहाँ से कोई खास क्वेश्चन नहीं बन रहा। अच्छा, ये ना चैप्टर चुनिंदा होते हैं कि इस चैप्टर से प्रश्न आएगा, बस, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ठीक। यहाँ से कोई क्वेश्चंस नहीं बनेगा, ठीक है। हाँ, एक बार देख लेना प्रश्न क्रमांक 5, इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, बस इतना इस चैप्टर से बनने वाला है। चलिए, ये भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, अध्याय नंबर 10, भाषा बोध।
भाषा बोध में संधि है, समास है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें अध्याय 10 को अच्छे से कवर करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिडिल एजुकेशन है पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं करता हूँ वीडियो को एंड एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। बाय बाय, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।